हर्ड इम्यूनिटी इज़ द ओनली सॉल्यूशन। दोस्तों आजकल एक फैशन सा बन गया है इस बात को कहने का, और तोते की तरह आजकल सभी परम ज्ञानी की जुबान पर यही शब्द हैं कि हर्ड इम्यूनिटी ही एकमात्र विकल्प है। और जो लोग ये बात कह रहे हैं उन्हें इस बात का मतलब भी मालूम नहीं है। जो हर्ड इम्यूनिटी के प्रचारक हैं, इन लोगों को ना तो हर्ड इम्यूनिटी का मतलब पता है और ना ही इसके परिणाम का अंदाज़ा है। आज इस वीडियो में मैं हर्ड इम्यूनिटी के हर पहलू पर बात करूँगा, और सिर्फ हर्ड इम्यूनिटी ही नहीं, साथ ही और भी कई सवालों के जवाब मिलेंगे इस वीडियो के अंदर। एक बार फटाफट से सवालों पर नज़र डाल लेते हैं। सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल कि जब लॉकडाउन खुलेगा वायरस तो तब भी रहेगा, तो क्या फ़ायदा होगा लॉकडाउन को करने का, क्योंकि आज नहीं तो कल केस तो आने ही हैं। तीसरा सवाल है कि भारत के लोगों की इम्यूनिटी वेस्टर्न कंट्रीज से बहुत ज़्यादा है, तो कोई नुकसान ही नहीं होगा अपने देश में बड़ी मूर्खता करी लॉकडाउन लगा के। और भी कई सवाल ले लूँगा यदि समय बचा तो। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं डॉक्टर डेस्टिनेशन। डॉक्टर डेस्टिनेशन में एक बार आपका फिर से स्वागत है। चलिए आज का वीडियो शुरू कर लेते हैं। सभी चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप सरल भाषा में समझ लेते हैं। हर्ड इम्यूनिटी को सरल भाषा में बताऊं तो जब इन्फेक्शन किसी देश के बड़े हिस्से में फैल जाता है और इसका नतीजा होता है कि संक्रमित लोग रोग प्रतिरोधक क्षमता डेवलप कर लेते हैं, तो होता क्या है, वायरस के फैलने की रफ्तार धीमी हो जाती है, रुकती नहीं है। ये भ्रम आप दिमाग से निकाल लीजिए कि रुक जाएगी। क्यों नहीं रुकती? रोज़ बच्चे पैदा हो रहे हैं, रोज़ बूढ़े हो रहे हैं लोग, रोज़ कोमॉर्बिडिटी का शिकार हो रहे हैं। सरल शब्दों में बात करें तो वायरस का इजी टारगेट बन रहे हैं। इसका नतीजा क्या होता है कि वायरस कभी भी ख़त्म नहीं होता है, क्योंकि ऐसे लोग पर्याप्त मात्रा में एंटीबॉडीज़ डेवलप नहीं कर पाते हैं और वायरल लोड इतना बढ़ जाता है कि ये और लोगों को भी संक्रमित करना चालू कर देते हैं। यदि आप वायरस को पूरी तरह ख़त्म करना चाहते हैं तो वैक्सीन्स की ज़रूरत पड़ती है। बिना वैक्सीन्स के हम वायरस को और उससे फैलने वाली बीमारी को बिना टीकाकरण के पूरी तरह ख़त्म नहीं कर सकते। उदाहरण के लिए स्मॉल पॉक्स हज़ारों साल से थी, लेकिन जब वैक्सीन आई तभी स्मॉल पॉक्स का वायरस इस पृथ्वी पर से गया और स्मॉल पॉक्स पूरी तरह ख़त्म हो गई। अभी जो चेचक होती है हमें, ये चिकन पॉक्स होती है। अब आपके मन में ये भी सवाल उठेगा कि चिकन पॉक्स का तो टीका है, फिर चिकन पॉक्स पूरी तरह क्यों नहीं गई? तो इस विषय को मैं वहाँ पर जब मैं वैक्सीन्स पर वीडियो लेकर आऊँगा तब वहाँ पर एक्सप्लेन करूँगा पूरी तरीके से। दुनिया की किसी भी मेडिकल की किताब में ये नहीं लिखा है कि हर्ड इम्यूनिटी का मतलब होता है कि आप लोगों को बाजार में जाने दो, भगदड़ मचा दो, मास गैदरिंग करने दो, ताकि फटाफट से लोग इन्फेक्टेड हो जाएंगे और फिर हर्ड इम्यूनिटी चुटकी बजाते ही डेवलप हो जाएगी और सारी समस्या ही ख़त्म हो जाएगी। हर्ड इम्यूनिटी दो तरीके से प्राप्त की जाती है। पहला, जो आप लोग समझ रहे हो, नेचुरल हर्ड इम्यूनिटी, यानी स्वस्थ लोगों को भी संक्रमित लोगों से बिना रोक टोक के मिलने जुलने दो। लेकिन इसमें खतरा क्या होता है कि इस मेथड में ना तो हमारे पास इन्फेक्शन रेट पर कंट्रोल होता है और ना ही वायरल लोड पर हमारा कोई कंट्रोल होता है। नतीजा ये होता है कि इतने मरीज अस्पतालों में आएंगे कि किसी भी व्यक्ति को इलाज नहीं मिल पाएगा, जैसा इक्वाडोर में हुआ, और नतीजा कि कार्डबोर्ड के ताबूत बनाने पड़े ताकि लाशें रखी जा सकें। और दूसरा कारण क्या होता है कि भीड़ भाड़ लगाने से वायरल लोड बहुत बढ़ जाता है, और यदि वायरल लोड बढ़ जाए तो जवान आदमी को भी मरने से कोई नहीं रोक सकता। तो ये बात तो दिमाग से निकाल दे कि सिर्फ बूढ़े और वृद्धों को और कोमॉर्बिडिटी वाले लोगों को ही कोरोना से खतरा है, क्योंकि कोरोना का हमारे पास ना तो स्पेसिफिक एंटीवायरल है और ना ही कोई वैक्सीन है। इसलिए आपने देखा होगा कि जो फ्रंट लाइन वर्कर हैं, जैसे पुलिस, डॉक्टर, ये लोग जवान होते हुए भी मर रहे हैं बिना किसी बीमारी के होते हुए भी, क्योंकि ये दिन भर में बहुत सारे कोरोना पॉजिटिव लोगों से मिलते हैं। और ये तो जबकि पीपीई, मास्क और क्या क्या नहीं इंतजाम करके रखते, फिर भी इन पेशों में मृत्यु दर ज़्यादा है। आम आदमी की बात करें तो इसलिए रिकवरी रेट ज़्यादा होता है आम आदमी में, क्योंकि अभी तक लॉकडाउन लगा हुआ था। इसका क्या फ़ायदा हुआ कि जो लोग कोरोना संक्रमित निकले हैं वो लोग इक्का दुक्का लोगों से ही संक्रमण लेके आए हैं। इसी के दूसरी ओर यदि कोई व्यक्ति 50 लोगों से संक्रमण लेके आए तो उसके बचने के चांसेस 50 गुना ही कम हो जाएंगे, क्योंकि वायरल लोड बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगा। और ऐसा कब होता है? जब हम भीड़ भाड़ लगने देते हैं, मार्केट खुले रहने देते हैं, धार्मिक स्थल खुले रहने देते हैं। इसलिए यदि अभी मृत्यु दर कम है तो सिर्फ इसलिए कम है कि कोरोना मरीजों के अंदर वायरल लोड कम था, यानी वायरस की मात्रा कम थी अभी तक। ज़्यादा वायरल लोड बढ़ने का एक दूसरा तरीका भी होता है कि यदि आप किसी ऐसे व्यक्ति से मिलो जिसके शरीर में संक्रमण बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है। डॉक्टर्स न केवल संख्या में ज़्यादा कोरोना संक्रमित लोगों के संपर्क में रहते हैं, बल्कि साथ ही ऐसे लोगों के भी संपर्क में रहते हैं जिनमें वायरल लोड भी
बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, क्योंकि अस्पताल में आएगा ही वही जिसकी हालत ज़्यादा ख़राब हो, और आमतौर पर ज़्यादा हालत तब ख़राब होती है जब ज़्यादा वायरल लोड हो। और मृत्यु दर कोई इतना भी कम नहीं है, 8% है फिलहाल कोरोना का CFR मृत्यु दर। इस पर मैंने डिटेल में वीडियो बनाई है, उसे ज़रूर देखें कि कैसे निकाला जाता है मृत्यु दर। वीडियो के अंत में लिंक मिल जाएगा, देख लेना। मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ, 7-8% का मृत्यु दर वाकई है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जो वैक्सीन होती है वो भी एक तरीके का वायरल लोड के सिद्धांत पर ही काम करती है। वैक्सीन के अंदर बहुत ही कम वायरल लोड होता है। इसका नतीजा क्या होता है कि आप वैक्सीन को चाहे बूढ़े को दो, चाहे जवान को दो, चाहे बच्चे को दो, उसे कुछ नहीं होता और इम्यूनिटी भी डेवलप हो जाती है। यानी अगर किसी प्रकार का लॉकडाउन नहीं लगाया गया होता हमारे देश में भी, तो मरीजों का ढेर लग गया होता, तो सबको राम भरोसे ही ठीक होना होता। हमारे देश में करोड़ों की संख्या में इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड लोग हैं, तो उनका क्या होता? सिर्फ वृद्धि नहीं बल्कि 25% के लगभग यंग पॉपुलेशन में भी कोमोर्बिडिटी है। कोई हाइपरटेंशन से परेशान है, कोई डायबिटीज से, कोई ओबेसिटी से, और तंबाकू जैसे व्यसनों में तो भारत नंबर 1 है ही। हमारे पूरे देश में सिर्फ 80,000 वेंटिलेटर हैं। यदि हम देश के कोने कोने को जो छोटे मोटे नर्सिंग होम हैं उन्हें भी इंक्लूड कर लें तो तब भी 80,000 ही हैं। हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है कि अपने हेल्थ केयर को रोटेशन में इस्तेमाल करो, यानी मरीज धीरे धीरे आएंगे तो सभी जरूरतमंदों का इलाज संभव हो पाएगा, अन्यथा नहीं हो पाएगा। तो नेचुरल हर्ड इम्यूनिटी में यही समस्या है कि बाढ़ आ जाएगी पेशेंट्स में। तो कुल मिला के नेचुरल हर्ड इम्यूनिटी का यही मतलब है कि आप जंगल राज की बात कर रहे हैं, यानी डार्विन के सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वाले सिद्धांत की बात कर रहे हैं कि जो बचेगा बच जाएगा, बाकी को मर जाने दो, जैसा कि जंगल के जानवरों में होता है या सैकड़ों साल पहले इंसानों में भी हुआ करता था। और हमारी इकोनॉमी ज़्यादा लंबे लॉकडाउन को झेल भी नहीं सकती, तो ऐसे में एक ही रास्ता बचता है सरकारों के पास कि लॉकडाउन को रेड, ग्रीन, ऑरेंज जोन में बांट दो, फिर उस हिसाब से बिजनेसेस को, मैन्युफैक्चरिंग को, यानी जो भी व्यवसाय हैं उन्हें खोल दो ताकि लोगों की रोजी रोटी चलती रहे। और कैसे खोलना है? सभी लोग मास्क लगाएं, सभी लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए, और नॉन एसेंशियल कमोडिटी को बंद रखो, जैसे स्कूल, यूनिवर्सिटी, सिनेमा हॉल हुए। तो ऐसे में जो लोग सरकार के इस डिसीजन का विरोध कर रहे हैं और कह रहे हैं किसी लॉकडाउन वॉकडाउन की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ पहले की तरह ही चलने दो, तो वो चाइना के मंसूबे को सफल बनाना चाहते हैं। लॉकडाउन को एक तरीके से और धीरे धीरे ही खोला जाना चाहिए। अब दूसरा सवाल निकल के आता है कि वायरस तो लॉकडाउन के बाद भी रहेगा, और चाहे आप 2 साल तक लॉकडाउन कर लो तब भी वायरस ये ख़त्म नहीं होगा, ये कहीं नहीं जाने वाला। तो इस बात का जवाब मैं 2 तरीके से दूंगा। तो पहला तो मैं ये कहूँगा कि 2 साल तक लॉकडाउन करना वैसे तो एक असंभव सा काम है, फिर भी कर दिया जाए किसी इमेजिनरी सिचुएशन में, तो 2 साल तक तो हमारे पास इसकी वैक्सीन भी होगी और संभव है कि कोई एंटीवायरल भी हो, और इसके हमें बेहतर इलाज के तौर तरीके पता होंगे। और सिर्फ इतना ही नहीं, 2 साल बाद वायरस भी कमज़ोर हो जाएगा। ये कैसे कमज़ोर होगा? इस बीमारी का जो वायरस है ये SARS-CoV-2, जिसने कोविड-19 की समस्या खड़ी कर रखी है, ये एक RNA वायरस है। आप जानते हैं वायरस 2 तरह के होते हैं, RNA और DNA। और RNA वायरस बहुत जल्दी जल्दी म्यूटेट करता है, क्योंकि RNA वायरसेस में DNA वायरसेस की तरह कोई पैरिटी चेकर या एरर डिटेक्शन मेथड नहीं होता है। यानी RNA वायरसेस जब कॉपी होते हैं, रेप्लिकेट होते हैं, तो इसमें गड़बड़ी की बहुत संभावनाएं रहती हैं। और ऐसे में इवोल्यूशन के नियम है कि हर प्राणी इस पृथ्वी पर अपने सर्वाइवल के चांसेस बढ़ाना चाहता है, और इसी कड़ी के तहत वायरस अपने आप को कमज़ोर कर लेता है ताकि वायरस इंसानों या फिर जानवरों के शरीर में, जिसका भी मतलब वो वायरस है, बिना रोक टोक के घूम सके। तो इसकी प्रबल संभावना है कि वायरस भी कमज़ोर हो जाएगा 2 साल बाद तक। तो यानी आज जो वायरस है, इसकी जो मारक क्षमता है आज, कल को वो नहीं रहेगी। चूँकि ये जो मैंने बात कही है वायरस की कमज़ोर होने वाली, ये इवोल्यूशन से रिलेटेड है, तो मुझे पता है आपके मन में इस पर भी बहुत से सवाल उठ रहे होंगे, तो मैं आपके भी सवालों के जवाब इवोल्यूशन वाले वीडियो में लेके आऊँगा। दोस्तों, यदि यहाँ तक आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो बाकी के बचे हुए सवालों को ठीक तरह से जानने समझने के लिए मेरे और वीडियो देख सकते हैं। लिंक मैंने पिंड कमेंट में डाल दिए हैं, और आप चाहें तो चैनल प्लेलिस्ट में भी जाकर देख सकते हैं। और बहुत ही जल्द मैं अन्य टॉपिक्स पर भी वीडियो लेकर आऊँगा, क्योंकि सभी चीज़ों को डिटेल में एक्सप्लेन करना पड़ता है, वरना दर्शक सेटिस्फाई नहीं होते हैं। और यदि सब चीज़ों को एक ही वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा तो समस्या ये है कि वीडियो 1 घंटे के आसपास की हो जाएगी। आने वाले वीडियोस के लिए आप चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। यदि आपके भी कोई सवाल हैं या सुझाव हैं तो अवश्य बताएं, या किसी खास टॉपिक पर वीडियो चाहते हो तो बता सकते हैं।